सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के संसद के फैसले को सही माना है। यह किस राज्य और संघ शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जो ये 370 अनुच्छेद है ये किस राज्य या यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेश से संबंधित है। ये 370 क्या है ये सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन पहले इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही जवाब जो है जम्मू कश्मीर। ये जो 370 जो अनुच्छेद है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब ये 370 होता क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये कब लागू हुआ और कब इसको हटाया गया और 370 अनुच्छेद क्या है, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। देखिए 11 दिसंबर 2023 को एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला एक तरफ़ा दिया, यानी कि 5 जजों की इस पे बैठक थी और उसने 5-0 से एक तरफ़ा फ़ैसला दिया और कहा कि 370 जो अनुच्छेद जो भारतीय सरकार ने यानी कि संसद ने जो इसको हटाया था 2019 में वो बिल्कुल सही था, क्योंकि 370 एक अस्थायी प्रावधान था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम जानते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर को आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। देखिए जो संप्रभुता जो शब्द है ये अपने भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभुता का मतलब यही है कि कोई बाहरी शक्ति हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो जम्मू कश्मीर को भी, चूँकि वो भारत का एक अभिन्न अंग है, उसके बावजूद भी 370 के अनुच्छेद के तहत उसको ये विशेष दर्जा प्राप्त था कि उसको अपनी संप्रभुता का अधिकार था और उसके आंतरिक मामलों में भारतीय संसद यानी कि भारत सरकार भी उस पर कोई कानून नहीं बना सकती थी, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो उसको एक अस्थायी प्रावधान मानते हुए भारतीय संसद ने, सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये एक स्थायी प्रावधान है और इसको हटाया जाना नाजायज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इस 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 370 था, जो आप कह रहे हैं कि स्थायी प्रावधान था, वो स्थायी प्रावधान नहीं है, वो अस्थायी प्रावधान है और इसको हटाया जाना बिल्कुल जायज़ है और 5-0 से फैसला एक तरफ़ा दे दिया। अब इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि 370 है क्या। 370 क्या है कि भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल जो 370 है उसमें ऐसे प्रावधान थे कि भारतीय संविधान जो अपना है ये भी वहाँ काम नहीं करता था और उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती थी, कुछ क्या बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी, और जिससे देश की जो भी सरकार है वो राज्यों के फैसले को लेकर हमेशा बंधी रहती थी, क्योंकि वहाँ पर विशेष दर्जा था। तो जो भी कानून बनाती थी राज्यों को लेकर तो वो इसमें बंध जाती थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच ये बातचीत हुई थी उस समय, और उसी के बातचीत का जो ये नतीजा था कि 370 अनुच्छेद बनाया जाना, उसके लिए विशेष दर्जा दिया जाना इसको जम्मू कश्मीर को। इसके बारे में क्या है कि 26 जनवरी 1957 को ये विशेष दर्जा क्या हुआ, वहाँ पर लागू हुआ, विशेष संविधान वहाँ पर बना दिया गया। इस 370 आर्टिकल है इसमें क्या कहा गया है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ है, ये वहाँ पर केवल एप्लीकेबल होता है, बाकी कोई आर्टिकल वहाँ पर अपना काम नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 370 के अनुसार क्या क्या है, वहाँ अपना एक अलग संविधान है जम्मू कश्मीर का, और वहाँ पर आर्टिकल 370 के कारण ही ये अनुच्छेद जो 356 है जिसके तहत कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, असंवैधानिक उपबंधों के चलते ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी कहीं पर कोई शासन ऐसा चलाया जा रहा है जो कि संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। लेकिन ये भी वहाँ पर काम नहीं करता है जम्मू कश्मीर में, और भारत के राष्ट्रपति के पास भी राज्य के
जो है संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं था। 370 के चलते जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग होता है, जबकि भारत में सिर्फ एक ही झंडा चलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को इसी विशेष दर्जे के कारण 370 अनुच्छेद के कारण दूसरा ध्वज भी अपना रखते हैं। अपने यहाँ पर जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 साल का। जम्मू कश्मीर पर अगर कोई वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है अपने देश में तो वो भी उस पर लागू नहीं होता था। भारतीय संसद के पास सिर्फ विदेशी मामलों की, रक्षा और संचार के संबंध में ही कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त थी। अगर कोई संशोधन करना भी है उनके संविधान में तो राष्ट्रपति को वहाँ की जो राज्य सरकार है जम्मू कश्मीर की, वहाँ से सहमति लेनी पड़ती थी। अब क्या था कि ये 35A एक अनुच्छेद है, ये भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लागू था। ये 1954 में लागू हुआ था। ये भी एक प्रावधान ऐसा था कि वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, जो परमानेंट वहाँ के जो नागरिक हैं, वही वहाँ पर संपत्ति खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और उनको सरकारी रोजगार से संबंधित विशेषाधिकार ये देता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान, हरियाणा और बिहार का कोई आदमी जाकर वहाँ पर संपत्ति खरीद सकता है। तो ये जो 370 अनुच्छेद था, इसने जम्मू कश्मीर को एक अलग ही देश बना के रखा हुआ था। तो ये भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 11 दिसंबर को अपना फैसला दे दिया है कि बिल्कुल सही था। इसके बारे में जो याचिका दायर की गई थी वो उस पर कोई अमल नहीं किया और 5-0 से एक तरफा फैसला दे दिया। तो ये था पहला क्वेश्चन 370 से संबंधित। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है यशपाल, ऑप्शन बी पुष्पा भारती, ऑप्शन सी नीरज चंद चौधरी, ऑप्शन डी आरती गोस्वामी। तो इसका सही जवाब तो है पुष्पा भारती। देखिए, ये जो व्यास सम्मान है 2023 का, ये कौन से क्रम का था? ये 33वां व्यास सम्मान है और ये किन को मिला है? ये मिला है पुष्पा भारती जी को। पुष्पा भारती जी क्या है? एक हिंदी की लेखिका है और ये जो व्यास सम्मान है ये भी हिंदी लेखककार को ही दिया जाता है, जिन्होंने मतलब कि लास्ट जो 10 वर्ष में जो भी प्रकाशित पुस्तकें हैं उनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो अभी जो पुष्पा भारती जी थी उनको इस व्यास सम्मान 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ये इनकी कौन सी जो उपन्यास था उसके लिए दिया गया है? इनका था यादें यादें और यादें के लिए। ठीक है, इनके लिए इनको ये व्यास सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये है एक के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार वैसे तो 1991 से ही दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है मैंने पहले ही बता दिया है कि 10 वर्षों में जो भी प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक के द्वारा। देखिए, ये ऑप्शन के माध्यम से कई बार क्वेश्चन अटपटे आते हैं कि किस, इसमें सिंपल दे देगा कि 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी पुस्तक को, नहीं, जो भारतीय नागरिक जो है उनके द्वारा जो भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं उनके लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया, कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। कब से दिया जा रहा है? 1991 से। कौन से क्रम का था? 33वें क्रम का। तो ये पहली बार 1991 में क्या दिया जाता है इसमें? देखिए, एक पट्टिका दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2019 में इसमें क्या दिया जाता है? 4 लाख का भुगतान भी शामिल है। तो ये सब चीज़ें तो इसके बारे में होगी, पुरस्कार के बारे में, किसको दिया गया और क्या क्या दिया जाता है, कौन देता है और किस ये उपन्यास के लिए दिया गया है। तो ये सब जानकारी इसमें शामिल थी। अब कुछ रसमलाई बातें, यानी कि जो हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं जो कि किसी भी आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, देखिए ये कुछ मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं और हर एक वीडियो में जब भी कोई पुरस्कार से संबंधित जो कोई क्वेश्चन आएगा तो हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं वो सब मैं यहाँ डाल देता हूँ ताकि आपको एक अच्छी तैयारी करने का अवसर मिलेगा। तो ये जो पहला इसमें है कि 54th सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये एक हॉलीवुड अभिनेता है माइकल डगलस, इनको मिला है। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI, ये जो पुरस्कार है ये मिला है सुंगति सुंदरराज को। 2023 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी, नॉनसेन नहीं, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही मायर को मिला है। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये याद रखना है, विहान तल्या विकास को मिला है।
ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको मिला है? दीनानाथ राजपूत को मिला है। अब USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड नीता अंबानी को मिला है। और जो है 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ ये किसको मिला है? नंदिनी दास जी को मिला है। और ये जो है कोर्टिंग इंडिया इन पुस्तक के लिए मिला है। केरल ज्योति पुरस्कार D पद्मनाभन को। एजुथाचन पुरस्कार साहित्य के लिए SK वसंतन को। तो ये जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे रसमलाई की बातों में, उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी एग्ज़ाम में ये मदद ज़रूर करेंगे। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास से संबंधित। विनबेक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन तो ए हैं फ्रांस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी मंगोलिया। पहले तो इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वियतनाम। किस किस देशों के बीच में हो रहा है? ये भारत और वियतनाम के बीच हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? वियतनाम में ही हो रहा है, हनोई में। तो वियतनाम में कहाँ पर हो रहा है? हनोई में। ठीक है। तो ये कौन से संस्करण का है? ये 4th एडिशन है। अभी इसका कौन सा है? 4th एडिशन है। विनबेक्स याद रखना है, बस देशों के नाम याद रखना और कहाँ पर हो रहा है ये याद रखना है। एडिशन तो बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी याद रखना है। 4th एडिशन इसका है। ठीक है। तो ये कब? अभी दिसंबर में आयोजित किया जा रहा है। 2018 में इसका पहला हुआ था, तो अभी 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी ये चौथे क्रम का अभी ये अभ्यास चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? हनोई में चल रहा है। तो अभी कुछ रसमलाई की बातें जान लेते हैं जो कि सैन्य से संबंधित है, सेना से संबंधित। तो ये 17वां सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, देखिए सूर्य किरण अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में, ये पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, ये पिथौरागढ़ में हुआ था। कौन से क्रम का था? 17वें क्रम का था ये। अभी 40वें तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। राजनाथ सिंह जी ने अध्यक्षता करी थी। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, ये जो वज्र प्रहार है भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पर? मेघालय में संपन्न हुआ। अभी सेना से संबंधित एक था कि पहले सर्वेक्षण पोत संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया। 4 सौंपने हैं टोटल। एक संध्याक दे दिया गया है, निर्देशक, इक्शाक और संशोधक ये अभी देने बाकी हैं। तो ये क्या है? कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं जो कि सर्वेक्षण के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ऑप्शन ए है 8, 7, 11 और 13। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 7। ये 2023 का इंडेक्स है। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में भारत की रैंकिंग थी 8 और अभी कौन सी है? 7 रैंकिंग है। 1, 2 और 3 इस रैंकिंग पर कोई भी नहीं है, यानी कि इतना कोई भी डिजर्व नहीं करता कि 1, 2, 3 पे शामिल हो। ठीक है। तो किसी भी देश को शीर्ष 3 स्थानों पर स्थान नहीं दिया गया है। चौथा स्थान किसको दिया गया है? डेनमार्क को। तो आप मतलब दिमाग में आया कि सबसे पहला स्थान है इसके मतलब डेनमार्क ही हो गया, लेकिन इसको क्रम जो दिया गया है वो चौथा दिया गया है। 5वां दिया गया एस्टोनिया को, छठा फिलीपींस को और 7वें स्थान पर भारत है। 2022 में भारत को 8वां स्थान मिला था और लास्ट में कौन रहा है? सऊदी अरब। तो 67वां स्थान पर सऊदी अरब है। तो अंतिम स्थान जो है 67, तो कितने देशों का निकाला गया? 67 देशों का। अभी हाल ही में जो एक और इंडेक्स निकाला गया था, ग्लोबल भूखमरी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल भूखमरी इंडेक्स जो था, हंगर इंडेक्स जो था GHI, उसमें 125 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 111वां। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 किस देश की NGO को प्राप्त हुआ है? तो NGO को प्राप्त हुआ है ऑप्शन ए सीरिया, इजराइल, अफ़गानिस्तान और ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान देश को तो मिल नहीं सकता क्योंकि वहाँ महिलाओं की स्थिति तालिबान के द्वारा बड़ी ही बदतर की जा रही है। तो ये एक NGO को मिला है जो वहाँ पर तालिबान के द्वारा जो भी अत्याचार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ़ जो है ये अपनी आवाज़ उठाता है और महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। तो ये एक अफ़गानिस्तान का NGO है। ठीक है।
तो ये फिनलैंड में दिया गया। और जो इसकी जो प्रमुख थी एनजीओ की, महबूबा सिराज ने कहा है कि मैं इस पुरस्कार को अपने घर ले जा रही हूँ और मैंने ऐसे देश से पुरस्कार पाया है जहाँ पर लैंगिक समानता बिल्कुल है। ठीक है, तो ये अपने उन्होंने वाक्य में ये सब कुछ कहा। कितने 3 लाख यूरो पुरस्कार के रूप में दिया गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, अफ़गानिस्तान के एनजीओ को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? ऑप्शन ए फातिमा वसीम, ऑप्शन बी शिवा चौहान, ऑप्शन सी गीतिका कौल, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फातिमा वसीम। ये फायर एंड फ्यूरी कोर की कैप्टन है। ठीक है, फायर एंड फ्यूरी के जो कोर, इसको 14वीं कोर भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय लेह में है, चीन पाकिस्तान की सीमा पर है। सियाचिन अमेकर की भी रक्षा करते हैं। इससे पहले 5 दिसंबर 2000, अब ये थोड़ा सा विवादास्पद है कि अभी न्यूज़ आई थी कि 5 दिसंबर को ही कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है, और अभी इन्होंने कहा कि फातिमा जो वसीम है ये बनी है। तो ये अभी 1-2 दिन में और पता चल जाएगा कि कौन एक्ट। इसमें वैसे अंतर इतना ही दिया गया, एक में ऑपरेशनल पोस्ट जोड़ दिया गया, एक में नियुक्ति दिखा दी गई, एक में बनने को दिखा दिया गया। अब क्या है इसमें एक्चुअल, लेकिन ये दोनों ही याद रखने हैं। 1-2 दिन में क्लियर आएगा तो फिर मैं बता दूंगा इसको। तो अभी फातिमा वसीम, और कुछ दिन पहले कहा था कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है, और अभी ये बोल रहे हैं कि जो फातिमा वसीम है पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है सियाचिन में तैनात होने वाली। तो ये सियाचिन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, तो भारत का तो सबसे बड़ा ग्लेशियर और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है ये। और इस माह के शुरू में, ये मैंने बता ही दिया कि शुरू में इन्होंने गीतिका कौल को भी बताया था कि पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है, और अभी इन्होंने ये नाम दिया है फातिमा वसीम का। तो ये बाद में क्लियर होगा तो मैं दोबारा डालूंगा इसको। भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के जो इनके जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी उड़ीसा के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये भारत के जो पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया। इसमें खेल संबंधित जो भी दिव्यांग और जो सक्षम खिलाड़ी हैं उनकी उच्च कोटि की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण, फिटनेस, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा, और ये केंद्र बड़ा ही वरदान साबित होगा खिलाड़ियों के लिए। तो ये सब सिंगल लाइन क्वेश्चन था, भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। लेकिन ये जो रसमलाई की बात है ये इम्पोर्टेंट है। 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पर? तेलंगाना में। 3D ये जो मुद्रित बिल्डिंग है 3D वाली, ये केरला में। 3D मुद्रित डाक घर बेंगलुरु में। तो ये तीनों याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। अभी राजस्थान में एक एग्ज़ाम हुआ था RS का, उसमें ये आया था बेंगलुरु वाला जो डाकघर का है। 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर अभी बना है। ठीक है, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। दुनिया का सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में। एशिया का सबसे ओपन एयर वार्षिक मेला उड़ीसा में। एक्सपो कहाँ आयोजित होगा? रियाद में। अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन नई दिल्ली में। 10,000वें जन औषधि केंद्र का देवघर में। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट का आयोजन ब्रिटेन में। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 141वें सत्र का आयोजन उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने इसका 41वें यानी कि 141वें सत्र का उद्घाटन किया। तो ये रसमलाई की बातें थी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किस तट पर किया? तो ये ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, कोच्चि और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है मुंबई तट पर प्रस्थान अभ्यास का क्या किया? आयोजन किया गया। ये जो है हर 6 महीने में होता है, और ये जो अभ्यास है तेल उत्पादन जो भी प्लेटफॉर्म जो है उनमें उत्पन्न होने वाली विभिन्न जो इमरजेंसीज़ हैं उनको संबोधित करने के उद्देश्य से उपायों और प्रक्रियाओं को मान्य और परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण है। तो ये जो तेल उत्पादन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कोई इमरजेंसी आ जाए उसको संबोधित करने के उद्देश्य से ये अभ्यास किया जाता है।
कुछ अन्य अभ्यास जो कि किन किन देशों के बीच में होते हैं, वैसे सैन्य अभ्यास, उनके बारे में जानते हैं। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन, पूर्वी पुल भारत ओमान, लमेतिये भारत सेशेल्स, विम्बेक्स भारत वियतनाम, वज्र प्रहार भारत अमेरिका, शक्ति भारत फ्रांस, वरुण भारत फ्रांस, गरुड़ भारत फ्रांस। ये सब याद रखने हैं। धर्म रक्षक गरुड़ भारत और जापान के बीच में। तो ये इम्पोर्टेंट अभ्यास थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब तो है तेलंगाना। जो अभी रेवंत रेड्डी जी जो मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। वैसे तो 2021 में एक उत्तराखंड ने भी महालक्ष्मी योजना शुरू करी थी। उसमें जो बेटी हैं उनको प्रसव के दौरान कुछ किट दिए जाते थे, ठीक है, तो वो अलग थी। अभी हाल ही में अगर बात करें तो महालक्ष्मी योजना ये किराए से संबंधित है, तो ये अभी तेलंगाना में शुरू हुई है। रसमलाई की बातों में देख लेते हैं। मिशन दक्ष किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार में। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। फास्टल 2.0 पोर्टल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया। और जो गजराज सुरक्षा है, ये हाथियों से जो दुर्घटनाएं होती हैं रेल की पटरियों पर, उन्हें रोकने के लिए एक AI ऐप है। और सभी ज़िलों में हॉल मार्किंग केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? केरल में किए गए हैं। तो ये रसमलाई की बातें थी। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन ए है चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो 1973 में शुरू हुए थे ये संबंध और अभी 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसमें इतना ही था। ठीक है, अगला कुछ सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है, 2-3 मैंने ऐसे डाले जो पुरस्कारों से संबंधित हैं। हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किरण बेदी। सॉरी, कबीर बेदी। किरण बेदी नहीं, कबीर बेदी। कबीर बेदी को दिया गया है। ठीक है, T20 में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे हैं? ये रहे सूर्य कुमार यादव। और विश्व कप में 4 शतक किसने लगाए थे? क्विंटन डिकॉक ने, जो कि अफ्रीका के हैं। और अफ्रीकन क्रिकेट टीम जिसने 2024 T20 के लिए क्वालिफाई किया है वो है युगांडा। अगला है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, डोनाल्ड टस्क को किया गया है। और कुछ हाल ही में जो निर्वाचित हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके बारे में मैंने यहाँ पर दिया है। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और एंड्री राजोएलिना को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? मेडागास्कर का। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन। तो ये सब भी क्वेश्चन थे जो हाल ही में रहे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये खेल से संबंधित एक क्वेश्चन और था कि जोहान सोट मार्सेलिनो इंडोनेशिया के हैं। गुवाहाटी मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता। महिला एकल खिताब थाईलैंड की ललिन रातचाइवान ने जीता। महिला युगल का खिताब भारत की अश्वनी पोनप्पा और तनिष्का क्रिस्टो ने जीता। फाइनल में इस जोड़ी ने किसको हराया? ताइपे की सुंग सुओयूं। ये भाई नाम याद रख लेना, देखो बोलेंगे तो जीभ कहीं ना कहीं अटक जाएगी, लेकिन आप ये नाम याद रख लेना, थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना, याद तो क्या रखना है। तो ये महिला युगल, महिला एकल, ये सब याद रख लेना। हाल ही में रसमलाई की बातों में कुछ ट्रॉफीज़ किसने जीती हैं उनका यहाँ पर दिया गया है। सीनियर पुरुष हॉकी चैम्पियनशिप का खिताब पंजाब ने हरियाणा को हराकर जीता। महिला हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी भारत ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ? ये भारत में। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।